रेशियो एनालिसिस का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसके अंदर आज हम कवर करेंगे टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो। बेटा एक्टिविटी, बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या होती है, या हम बिजनेस किस लिए करते हैं? बिजनेस हम करते हैं टू अर्न द प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो इकलौता काम है जो बहुत जरूरी है, क्या कैपिटल इन्वेस्ट करने से मेरे को प्रॉफिट आएगा? नहीं। क्या मशीनरी अच्छी लगाने से मेरे को प्रॉफिट आएगा? नहीं। क्या नाम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करने से मुझे प्रॉफिट आएगा? नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो है सेल्स। अगर आपकी सेल्स अच्छी है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो बाद में बढ़ेगी, आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। तो बेटा मेन चीज क्या है? मेन चीज है सेल्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब बच्चे यहां पे एक चीज आती है, हमें फिक्स्ड कैपिटल पता है, हमें करंट एसेट्स पता है, हमें फिक्स्ड एसेट्स पता है, कैपिटल पता है, पर ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग एसेट्स क्या होता है? बेटा जैसे कि आपने 11th में पढ़ा था, 11th में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट्स। तो इसके अंदर सारी कैपिटल है, सारी लायबिलिटीज है, दोनों मिलके हमेशा एसेट के बराबर होते हैं। तो ऐसे छोटी कैपिटल मतलब ये वर्किंग कैपिटल को मैं कह सकता हूं, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो अब आपको भी पता है एसेट्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को मैं बिजनेस के अंदर लगा देता हूं, करंट एसेट्स में हमेशा अपने हाथ में रखता हूं, जिससे मैं डे टू डे काम सुचारू रूप से कर सकूं। तो यहां पे बन जाएगा वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बन गया। तो ये वर्किंग कैपिटल आपको यहाँ चाहिए, ये आपका पहला फॉर्मूला तैयार वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। अगेन बच्चों इसमें आपको कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं पड़ी, सेल्स ही इकलौती ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपका टर्नओवर कराती है और एक बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकती है। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हमने 11th में पढ़ा था। तो ये बड़ा कैपिटल, बड़े एसेट, बड़ी लायबिलिटी, इसमें छोटा निकाल देंगे तो वो हो जाएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी टर्नओवर या टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था। बाकी का भी हम करते हैं, अगर आपने नोट कर लिया हो या इसका स्नैपशॉट ले लो तो मैं इसको रब कर देता हूं। नंबर 2, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर? अब अगेन अगर इसका फॉर्मूला अगर हमको बनाना हो तो मैं इसको टू करके यहां कर देता हूं। इन्वेंट्री, बेटा आपने 11th में जब फाइनल अकाउंट बनाया था, जिसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेडी अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट बनाया था, तो आपने देखा था इन्वेंट्री हमेशा दो आती है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री यानी ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो दो होने की वजह से मैं यहां क्या लिखूंगा? नीचे की तरफ इन्वेंट्री। और कौन सी इन्वेंट्री लिखूं बच्चे? बड़ी दिक्कत वाली बात है, यहां ओपनिंग लिखूं या क्लोजिंग लिखूं? अब ये चीज आपको भी पता है, सिंपल मैथमेटिक्स है,
जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो हम उसकी एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। अब बच्चों बड़ा सिंपल हो गया। अब आप कहोगे साहब ऊपर सेल्स लिख दो, हो गया जी फॉर्मूला तैयार। पर बच्चों यहाँ पे एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी, यहाँ सेल्स की जगह आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है? जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में COGS भी कह सकते हो। COGS क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, जो इन्वेंट्री होती है, अगर आपके कौन सी इन्वेंट्री होती है? जो माल बिकने से बच गया। ठीक, इन्वेंट्री का मतलब क्या है? जो माल बिकने से आपका बच गया। तो इसीलिए ये इन्वेंट्री जो होती है ये हमेशा एक कॉस्ट होती है। अगर ये एक कॉस्ट होती है तो अगर मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं तो जो ऊपर है वो सेल्स नहीं हो सकती, क्योंकि सेल्स एट कॉस्ट नहीं होती, सेल्स एट सेल्स प्राइस होती है। तो उसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस प्रॉफिट को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। यानी नीचे और ऊपर की दोनों चीज एट पैरिटी आ जाएंगी। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बड़ी सिंपल बात है बच्चों। तो COGS निकालने का तो हमें समझ में आ गया। COGS निकालने का हमें समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चों कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, वो आपको इसमें से एक चीज या दो चीज नहीं देंगे, तो आपको फिर से बेसिक्स पे जाना है। बेसिक्स पे जाना है तो याद करो, हम कुछ ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनाते थे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता था, समझो X अमाउंट, कोई भी अमाउंट है उसका, ठीक है जी। अगर ओपनिंग स्टॉक कम पड़ता था तो हमें परचेजेस करनी पड़ती थी। समझो उसका भी X अमाउंट है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसके अंदर जुड़ती थी, यानी वो खर्चे जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, तो उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़ जाते थे, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं फैक्ट्री के खर्चे। और यहां पे हम निकाल देते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक वो एक अमाउंट हम यहां निकाल देते थे। तो यहां पे जो भी आता था मेरा वो सेल्स आता था, और अगर इसमें मैं जीपी को ना इंक्लूड करूं तो यही मेरा COGS होता था। तो अगर आप इस तरीके से बेसिक पे चले जाएंगे तो आप अपना फॉर्मूला अपने आप तैयार कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है COGS का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो किसी भी तरीके से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। अगर आपको सब कुछ दिया गया है आप इससे निकालेंगे। ये थोड़ा सा अगर उन्होंने चीजों को छुपा लिया तो ये फॉर्मूला जो आपने 11th में किया था उससे बना हुआ है। ज्यादा टीचर से कहते हैं इसको रट लो, मैं कहता हूं उसको समझ लो, तो सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे मिल गया। अब एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने पहले ही कहा इन्वेंट्री हमेशा एट कॉस्ट होती है, ठीक है बेटा। जो भी इन्वेंट्री आपके पास बची है अगर वो सेल्स नहीं हुई है तो वो एट कॉस्ट है। जैसे सपोज करो
आप 150 रुपए की कोई चीज लेके आए हो तो उसका कॉस्ट प्राइस 150 है। अब आप फ्री में तो नहीं बेचोगे, इसका सेलिंग प्राइस समझो 200 रुपए है। तो ये कितने रुपए का फायदा हो गया? 50 रुपए का फायदा हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एसपी माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस सॉरी इक्वल्स टू सीपी। और क्योंकि इन्वेंट्री बिका नहीं है तो इसकी जो एंट्री हुई होगी मेरे यहाँ पे वो सीपी पे हुई होगी। तो इन्वेंट्री की एंट्री हमेशा सीपी पे होती है, इस वजह से इसको हम सीपी पे लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एट कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का तरीका क्या है? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू क्लोजिंग प्लस ओपनिंग अपॉन 2। तो ये मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब आप देखो बेटा, आपके पास दोनों चीज आ गई, आप बड़े आराम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हो। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्नैपशॉट ले लीजिए। हम अगले टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। मैं रब कर रहा हूं। अगले दो टर्नओवर रेशियो जो हैं नंबर 3 एंड नंबर 4, दोनों एक जैसे हैं। एक का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और दूसरे का नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है बच्चों? कब कब ट्रेड रिसीवेबल होगा? सपोज करो बेटा, किसी से मुझे कब पैसे लेने होंगे? मुझे उससे जब पैसे लेने होंगे अगर मैंने उसे उधार में माल बेचा होगा तो कैश में तो कैश आ गया, तो वो ट्रेड रिसीवेबल कैसे? तो इसका मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा क्रेडिट सेल्स। समझो बच्चों, क्या? क्रेडिट सेल्स। अब कोई बच्चा पूछा क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं सर? सिंपल सी बात है बच्चों, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को हटा दो। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स इक्वल्स टू क्रेडिट सेल्स। तो एक तो हमें मिल गया क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट के आगे हमें नेट भी लगाना है। भैया ये नेट क्यों लगाया सर? इसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या? चल रहा था, पर नेट सेल्स इसे लगाया। कभी कभी सेल्स रिटर्न भी होती हैं, सेल्स रिटर्न को हमें कंसीडरेशन में लेना होगा, इसीलिए हमने इसको लिखा नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा जी, फिर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? डिवाइड करूंगा मैं इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई सर। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जो पैसे मुझे चाहिए, जो पैसे मेरे मार्केट में दिए हुए हैं मैंने अगेंस्ट द क्रेडिट सेल्स, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? बेटा एक तो डेटर आता है, ये तो हम सबको पता है। बच्चे बस ये गलती करते हैं कि डेटर को ले लेते हैं। बेटा डेटर के नाम के साथ एक चीज और छुपी हुई है जिसको हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल्स, यानी बीआर। बीआर क्या होते हैं? बीआर वो डेटर्स होते हैं जिनसे मैंने एक चिट्ठी साइन करवा ली है कि भैया तू मुझे परेशान बहुत करता है, तू मुझे फला फला डेट को इतने पैसे दे देना। तो दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है जी। और आपको ये भी पता है ये भी ओपनिंग होता है, इसका भी ओपनिंग होता है
इसका क्लोजिंग होता है, इसका भी ओपनिंग होता है, इसका क्लोजिंग होता है। सो एवरेज कैसे निकलेगा? आप कहोगे साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए मुझको करना पड़ेगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन, अब कोई बच्चा कहेगा 4, क्योंकि हमने सीखा था जितनी चीजें हैं उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दो, पर बेटा यहाँ पे इसमें डिवाइडेड बाई 2 होगा। 2 क्यों होगा सर? मैंने अभी बताया आपको डेटर्स और बिल रिसीवेबल नाम अलग अलग है पर चीज एक ही है, इसलिए इसको डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डेटर और बिल रिसीवेबल दिया हुआ है तो एवरेज कैसे निकलेगा? उसमें मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डेटर लिखूंगा प्लस बीआर लिखूंगा, दैट्स इट, निकल गया। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर दिया गया है और प्लस सिर्फ बीआर दिया गया है, तो कैसे होगा? ये अपॉन 2 हो जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। वैसे ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, 12th के हिसाब से सिर्फ ये 2 केस होते हैं, इसलिए मैं तीसरा केस मिटा देता हूं। जिस तरीके की जरूरत होती है हम उसी तरीके का यूज कर लेते हैं। तो बेटा नेट क्रेडिट सेल्स क्या है? नेट क्रेडिट सेल्स मैंने कहा टोटल सेल्स में से कैश सेल्स घटा दीजिए, आपको क्रेडिट सेल्स मिल जाएगी, नेट क्रेडिट सेल्स होगी। और नेट क्यों यूज किया? क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो हट जाएगी। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या है? मैंने अभी आपको बताया ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, डेटर्स होते हैं, बिल रिसीवेबल होते हैं, वो भी मेरा आ गया। अब इससे मिलता जुलता सेम फार्मूला यहाँ पे ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, बिल्कुल सिंपल सी बात है साहब। ट्रेड पेएबल क्यों आता है? क्योंकि मैं कोई चीज परचेज करता हूं और क्रेडिट में परचेज करता हूं, तो यहां जाएगा क्रेडिट परचेज परचेजेस। और देखो जी सेम लॉजिक के हिसाब से यहां पे आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। इसको निकालने का तरीका भी वही है, टोटल सेल्स, टोटल परचेज में से कैश परचेज हटा दीजिए, जो बचेगा वो क्रेडिट परचेज है। यहां क्या आ जाएगा? सेम वही चीज, एवरेज ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल क्या क्या होते हैं? एक में क्रेडिटर होते हैं और दूसरे बिल पेएबल होते हैं। अगेन ये कहने के लिए 2 अलग चीज है पर है एक ही चीज। ओपनिंग होता है इसका, क्लोजिंग होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, तो फॉर्मूला वही बन जाएगा ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, ओपनिंग बीपी सॉरी, प्लस क्लोजिंग बीपी। अगेन देखने में 4 आइटम है पर एक्चुअल में 2 हैं, सो डिवाइडेड बाय 2। हमको ये दोनों चीजें मिल गई, हम इसको रेशियो निकाल लेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, ये जो चारों रेशियो हमने निकाले हैं ये इस बार रेशियो की सिर्फ में नहीं निकलेंगे बल्कि टाइम्स में निकलेंगे, इनटू टाइम्स। तो चारों रेशियो में हम टाइम्स निकालेंगे कि इतने टाइम्स है, कि कितने टाइम्स है, टोटल का इतने टाइम्स नेट क्रेडिट सेल है, तो इस बार ये हम टाइम्स में निकालेंगे। बच्चों ये फॉर्मूले थे हमारे किस चीज के? हमारे टर्नओवर रेशियो के। अब तक हमने लिक्विडिटी, अब तक हमने 2 रेशियोज कंप्लीट कर लिए हैं, लिक्विडिटी और एक्टिविटी। एक्टिविटी को टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। अगली वीडियो में मैं तीसरी रेशियो कवर करूंगा
जब तक बच्चों पढ़ते रहो, खुश रहो। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बच्चों के साथ शेयर करो। थैंक यू।